हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, और अगर टाइम बचता है तो हम लोग कर लेंगे आप ह्यूमन एवोल्यूशन को, और ये चैप्टर हो जाएगा बेटा फिनिश। तो कोशिश करते हैं, क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, हो जाने देंगे, बट कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर क्लोज हो जाए, यानी आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाएंगे बेटा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, यानी इस टॉपिक में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तरीके से समरी किसकी, एवोल्यूशन की। ठीक है, तो चलिए हम लोग एकदम शुरुआत से चलते हैं। हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो हमने क्या देखा था बेटा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे। ये कब हुआ था? 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था ये सारा काम। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा आगे, और हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं किसकी ओरिजिन? हम लोग देखेंगे अर्थ की ओरिजिन। हम लोग देख रहे हैं बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ। हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? ये हुआ था बेटा 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब सवाल ये है कि ओरिजिन हो गई 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो अब अर्थ पर लाइफ भी आई होगी। तो लाइफ कम्स ऑन अर्थ। लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ approximately 4 billion year ago। 4 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद ये जो अर्थ पर लाइफ आई ना, ये स्टार्टिंग में कैसे थी बेटा? नॉन सेलुलर फॉर्म में थी। नॉन सेलुलर फॉर्म में थी, या तो वो कोसरवेट जैसी थी, या फिर वो कैसी थी? माइक्रोस्फीयर जैसी थी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये कब आई धरती पर? ये आती है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद जब नॉन सेलुलर फॉर्म थोड़ा सा इवॉल्व हुआ होगा तो क्या आया होगा बेटा? सेलुलर फॉर्म। और सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया था बेटा? अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई बेटा? ये आई 2 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो ये हो गई बात बेटा किसकी? ये हो गई बात हमारे स्टार्टिंग के पॉइंट्स की, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखे थे। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए। जो फर्स्ट लाइफ आई थी वो कहाँ पर आई थी? आपने पढ़ी थी बेटा केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। उसमें जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुई थी वो कहाँ पर हुई थी बेटा? वाटर में हुई थी ना। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं बेटा? अगला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, जो हमारा पहला पॉइंट होगा। देखो ये सारी तो क्या है? ये सारी तो बैक स्टोरी है बेटा। ये क्या है? हमारी बैक स्टोरी है। अब जो इस टॉपिक में हम चल रहे हैं ना, वो यहाँ से चल रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड। फर्स्ट लाइफ अपीयर्ड इन वाटर। पहली लाइफ कहाँ अपीयर हुई बेटा? फर्स्ट लाइफ अपीयर इन वाटर। हमारी जो पहली लाइफ है ना बेटा, वो कहाँ अपीयर हुई? वो अपीयर हुई बेटा वाटर में। उसके बाद जब हम लोग चलते हैं बेटा लैंड पर, तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? लैंड पर रह रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा लाइफ फॉर्म रहा होगा जो सबसे पहले लैंड पर आया होगा। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट्स क्या थे बेटा? प्लांट्स जो थे ना, वो सबसे पहले लैंड पर आने वाले लाइफ फॉर्म थे। लाइफ फॉर्म का मतलब बेटा वो कौन सा जीवन है जो इस लैंड पर पहले आया। देखो लाइफ कहाँ आई है? सबसे पहले वाटर में आई है।
ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा लाइफ होगा, कौन सा ऐसा लाइफ फॉर्म होगा, कौन सा ऐसा जीव होगा जो धरती पर, इस लैंड पर पहले आया होगा ना, वो प्लांट्स थे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, अगली बात लिखते हैं, फर्स्ट लाइफ कम्स ऑन लैंड आर, सॉरी वेयर लिखते हैं, वेयर प्लांट्स। ठीक है। अब लाइफ आ गई कहाँ पर, वाटर में। फर्स्ट लाइफ कम्स ऑन लैंड वेयर प्लांट, मतलब जो लैंड पर जो पहली लाइफ आई ना, वो कौन थे, प्लांट्स। अब चलते हैं बेटा हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब बेटा जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, उनको आप क्या कहते हो, उनको आप इनवर्टिब्रेट्स कहते हो। ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो इनवर्टिब्रेट्स थे, यानी कि जिनमें एक वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी, वो अर्थ पर कब आए, वो अर्थ पर आए बेटा अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर एगो। यहाँ पर बिलियंस है सब जगह बेटा, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसमें, मिलियन में। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, इनवर्टिब्रेट अपीयर्स, इनवर्टिब्रेट अपीयर्स ऑन अर्थ। कब आए बेटा, ये आए 500 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। अब ये इनवर्टिब्रेट क्या थे बेटा, दोज एनिमल इन विच वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट प्रेजेंट। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम लोग कहते हैं इनवर्टिब्रेट। अब फिर जब ये इनवर्टिब्रेट फर्दर इवॉल्व हुए ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 यानी 350 मिलियन ईयर एगो, आज से लगभग 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिशेस आई। जॉलेस का मतलब जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता, ऐसी फिशेस जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता। अगर क्लास 11th आपने पढ़ा होगा बेटा, तो वहाँ पर आपने एक डिवीज़न पढ़ा होगा जिसको हम एगेनाइथा के नाम से जानते हैं। वो क्या था बेटा, वो जॉलेस फिशेस थी, और जिनमें जॉ होते थे उनको आप गेनेथोस्टोम्स कहते थे। ठीक है। गेनेथोस्टोम्स कौन सा डिवीज़न है बेटा, जिनमें दांत होते हैं, जिनमें जबड़ा होता है। और एगेंथा क्या था, एगेंथा वो डिवीज़न था जो कैसा होता है बेटा, जॉलेस ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि फर्दर क्या इवॉल्व हुए, फर्दर अपीयर्ड जॉलेस फिशेस। तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखते हैं बेटा, फर्दर अपीयर्ड जॉलेस फिशेस which were comes on earth before 350 मिलियन ईयर एगो। जॉलेस फिशेस का मतलब समझिए आप, जिनमें क्या नहीं होता बेटा, जिनमें जबड़ा नहीं होता। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, पांचवें पॉइंट पर। अब जॉलेस फिशेस आ गई, तो उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर क्या आई होंगी बेटा, जॉ वाली फिशेस आई होंगी। तो नाउ जॉड फिशेस नाउ अगेन फ्रॉम jawless fishes evolved into jawed fishes। जॉड फिशेस का मतलब बेटा ये ऐसी फिशेस हैं जिनमें क्या होते हैं बेटा, विच हैव जॉ, विच हैव जॉ, और जिनमें जा है ना, उनमें क्या होगा बेटा, उनमें होंगे टीथ्स। ठीक है।
तो अब क्या हुआ बेटा, इस जॉलेस फिशेस से क्या हो गई, जॉड फिशेस आ गई, यानी ऐसी फिशेस आ गई इनमें क्या थे, जबड़े थे। अब ये जो जॉ फिशेस थी ना, ये दो तरीके को हुआ करती थी। दे आर ऑफ टू टाइप। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, दीज जॉ फिशेस, these jaw fishes are of टू टाइप। ये कितने टाइप की थी बेटा, दो टाइप की थी। एक ऐसी थी बेटा जिनका एंडोस्केल्टन, जिनका स्केल्टन लिख देते हैं, जिनका ढांचा जो था बेटा, जिनका स्केल्टन बना था कार्टिलेज का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़े हैं क्या होते हैं, हमारे पास बोन्स होती हैं, हमारे पास कार्टिलेज होते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये वाला हिस्सा कार्टिलेज है। ठीक है, बोन्स क्या होती हैं, वो सॉलिड एंड हार्ड पार्ट होती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, कुछ फिशेस ऐसी थी जिनका स्केल्टन किसका बना था, कार्टिलेज का बना था। कुछ ऐसी थी ना जिनका स्केल्टन जो है वो किसका बना था बेटा, वो बना था बोन्स का। किसका बना था, बोन्स का। तो जो कार्टिलेज वाली फिशेस थी ना, उनको कहा गया बेटा कार्टिलेजियस फिश। ठीक है, और जिनमें बोन्स थी उनको कहा गया बेटा बोनी फिश। अब कार्टिलेजियस फिश को एक बढ़िया नाम दिया गया कॉन्ड्रिक्थीज। क्या कहा गया इनको, कॉन्ड्रिक्थीज कहा गया। बोनी फिशेस को क्या कहा गया बेटा, ऑस्टिकथीज कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इनको ऑस्टिकथीज कहा गया। तो ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि फर्स्ट लाइफ जो अर्थ पर आई वो कहाँ पर आई, वाटर में। और फर्स्ट लाइफ जो लैंड पर आई यानी ज़मीन पर आई वो कौन थे, प्लांट्स थे। उसके बाद इनवर्टिब्रेट अपीयर हुए अर्थ पर कब, 500 मिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट क्या थे, ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ फिर बेटा, उसके बाद क्या इवॉल्व हुए, जालेस फिशेस से क्या आई बेटा, जालेस फिशेस आई जो कब आई, 350 मिलियन ईयर एगो। उसके बाद इस जॉलेस फिशेस से क्या इवॉल्व हुए, जॉड फिशेस इवॉल्व हुई, यानी ऐसी फिशेस जिनमें क्या होते थे, जबड़े होते थे। अब उन फिशेस में डिवीज़न हुआ दो टाइप का, यानी वो दो टाइप की हुआ करती थी। एक का स्केल्टन कार्टिलेज का बना था, दूसरे का स्केल्टन किसका बना था, बोन्स का बना था। तो जिनका कार्टिलेज का बना था उनको कार्टिलेजियस फिश कहा, कॉन्ड्रिक्थीज। जिनका बोन्स का बना था उनको क्या कहा गया बेटा, ऑस्टिकथीज कहा गया, उनको कहा गया ये बोनी फिशेस हैं। अब यहाँ तक की बात आप बेटा क्लियर कर लीजिए, फिर छठे पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका बेटा एक फटाक से ज़बरदस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और छठा पॉइंट वहाँ से शुरू करते हैं आगे से। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, अगर हम सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं ना तो छठा पॉइंट हम वहाँ से लिखेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे हम लोग रफ करते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा छठे पॉइंट में। देखो ये फिशेस कहाँ थी बेटा, ये फिशेस कहाँ थी बेटा, ये फिशेस तो आपकी वाटर में थी ना, यानी ये जो भी कहानी चल रही है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी कहानी कहाँ चली है, वाटर में। तो अब जो भी इन जॉड फिशेस से जो भी आएगा ना बेटा, वो कहाँ पर आएगा, वाटर में आएगा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा। अब इनसे जो भी आएगा ना वो कहाँ पर आएगा, वाटर में। तो देखो हुआ क्या कि इस बोनी फिश से कोई एक फिश ऐसी थी जिसके पास क्या थी बेटा, जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टाउट मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठोर क्या थे उनके पास, फिन्स थे। फिन मतलब जिनसे वो पानी में तैरती हैं। ठीक है, तो उनकी सहायता से वो क्या करती थी, पानी से बाहर निकल के आकर लैंड पर भी चल लेती थी और दोबारा लैंड से कहाँ चली जा रही थी, पानी में चली जा रही थी। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप। इन्हीं जॉड फिशेस में से एक फिश ऐसी थी जो बोन्स की बनी हुई थी, उनको आपने बोनी फिश कह दिया। अब बोनी फिशेस में से कोई एक फिश ऐसी रही होगी जो जिसके पास क्या थे, बहुत स्ट्रांग और स्टाउट क्या थे, फिन्स थे, जिनकी मदद से वो पानी से निकलकर लैंड पे आ जाती थी और लैंड से दोबारा कहाँ चली जाती थी बेटा, दोबारा वो पानी में चली जाती थी। ऐसी फिशेस को कहा गया बेटा लोब्ड फिन फिशेस। क्या कहा गया बेटा, उनको लोब्ड फिन फिशेस कहा गया। ठीक है, तो चलो बेटा लिखते हैं आगे। वन ऑफ द बोनी फिश, वन ऑफ द बोनी फिश, वन ऑफ द बोनी फिश with strong and stout
stout fin comes from water to earth and again, अर्थ मत लिखो बेटा, वाटर टू लैंड लिखो, अर्थ में तो वाटर और लैंड दोनों आ जाएगा, वाटर टू लैंड एंड अगेन गोज इन वाटर फ्रॉम लैंड से दोबारा कहाँ चली जा रही थी बेटा, वो वाटर में चली जा रही थी। यानी वो फिश ऐसी थी, बोनी फिश, जिसके पास स्ट्रांग और स्टाउट फिन था, जिनकी सहायता से वो क्या करती थी बेटा, वाटर से कहाँ आ जा रही थी, लैंड पर आ जाती थी, और लैंड से दोबारा कहाँ चली जा रही थी, कहाँ चली जा रही थी बेटा, पानी में चली जा रही थी। ठीक है, लाइन एकदम ठीक लिखी है। वन ऑफ द बोनी फिश विथ स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट फिन कम्स फ्रॉम वाटर टू लैंड, वाटर से कहाँ थे, लैंड पर, एंड अगेन गोज इन वाटर, और दोबारा पानी में चली जाती थी, कहाँ से, लैंड से दोबारा कहाँ चली जा रही थी, पानी में। ठीक है, सच फिन्स आर कॉल्ड, सच फिशेस आर कॉल्ड, इस तरीके के फिशेस को क्या कहते थे, सच फिशेस आर कॉल्ड, सच फिशेस आर कॉल्ड लोब फिन फिशेस। ध्यान से सुनेंगे बेटा, लोब फिन फिशेस क्या थी, ये ऐसी फिशेस थी जो वाटर से लैंड पर आती थी, लैंड से दोबारा कहाँ चली जाती थी, दोबारा चली जाती थी ये पानी में, तो इनको क्या कहा गया, लोब फिन फिशेस कहा गया। तो दिस वेयर इन 350 मिलियन ईयर एगो, ये सब कब हो रहा था बेटा, ये सब हो रहा था लगभग 350 मिलियन साल पहले। ये सब कब हो रहा था, ये सब हो रहा था बेटा 350 मिलियन साल पहले, और साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये फिशेस अर्थ से क्या हो गई हैं बेटा, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी विलुप्त हो गई हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी बिलीव्ड, साइंटिस्ट कम्युनिटी बिलीव्ड that these fishes are extinct now, यानी अब वो क्या हो गई हैं बेटा, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ऐसा कौन मानता था, ऐसा साइंटिस्ट मानते थे। फिर बहुत ही एक ड्रामेटिक इवेंट हुआ। ड्रामेटिक इवेंट कब हुआ, 1938 में। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट हुआ, क्योंकि देखो साइंटिस्ट का क्या मानना था कि इस तरीके की लो फिन फिशेस कब हुआ करती थी, 350 मिलियन ईयर को हुआ करती थी, और आज के टाइम पर क्या है बेटा, वो फिशेस जो है वो आपकी धरती से गायब हो गई हैं, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी विलुप्त हो गई हैं। फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक इवेंट घटित होता है कब, 1938 में। होता क्या है 1938 में, देखो 1938 में होता ये है कि एक मछुआरा जो है वो मछली मार रहा होता है, मछली पकड़ रहा होता है, ठीक है, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। उसको ना एक अजीब तरीके की फ़िश मिलती है, एक अजीब तरीके की फ़िश मिलती है जिसके फिन जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टाउट थे, और वो ऐसी फ़िश थी जो वाटर से लैंड पर आ सकती थी, लैंड से फिर कहाँ चली जा रही थी, वाटर में चली जा रही थी। तो वो फिशरमैन क्या किया, उसको लेके गया एक नेचुरलिस्ट के पास। नेचुरलिस्ट मतलब इसको नेचर का बहुत नॉलेज होता है, उसको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, ठीक है, जो नेचर की स्टडी करता है। तो एक नेचुरलिस्ट के पास लेके गया, तो उस नेचुरलिस्ट ने कहा कि भाई साहब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये आपकी एक लोब फिन फिश है। यानी जिनको साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है अर्थ से, वो दोबारा क्या हुई, अपीयर हुई। कब, लोगों ने कब उसको जाना, 1938 में। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फ़िश कैच की गई, जो क्या थी बेटा, एक तरीके की लोब फिन फिश थी, और उस लोब फिन फिश को एक नाम से जाना गया, कोलियोसिकैंथ। क्या कहा गया बेटा, उसको कोलियोसिकैंथ कहा गया। अब हम चलते हैं अपने छठे के बाद अपने 7वें पॉइंट पर। तो एक एक पॉइंट को ऐसे रफ करते चलेंगे और एक एक पॉइंट्स में ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, ऐसे में आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलो देखते हैं बेटा, अब चलते हैं हम लोग कौन से पॉइंट पर, अपने 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट में क्या हुआ, In 1938, a fish caught in South Africa. A fish caught in South Africa, which is
ए लोब फिन फिश, जो क्या थी बेटा, एक तरीके की लोब फिन फिश थी, एंड कॉल्ड कोलियो, या फिर सिलाकैंथ लिख लो इसको। देखो ऐसे पढ़ोगे सिला, यहाँ पर लिखेंगे कैंथ। क्या नाम दिया गया इसको? सिलाकैंथ। सिलाकैंथ क्या थी बेटा? सिलाकैंथ एक तरीके की लोब फिन फिश थी जो कहाँ कॉट की गई? साउथ अफ्रीका में। कब कॉट की गई? 1938 में। तो जो साइंटिस्ट कम्युनिटी ये मान रही थी ना ये एक्सटेंट हो गई है, वो एक्सटेंट नहीं हुई थी। वो कहाँ पर दिखी? वो कहाँ पर दिखी आपके? वो आपके दिखी 1938 में आपके साउथ अफ्रीका में। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ बेटा, 8वें पॉइंट में देखो। अब ये ऐसी फिश थी जो पानी से निकलकर ज़मीन पर आ जा रही थी। ये ऐसी फिश थी बेटा जो कहाँ से आ जा रही थी? ये पानी से निकलकर कहाँ आ जा रही थी? ज़मीन पर आ जा रही थी। तो इसका मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हुई। इससे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो पानी में भी रह सकते थे और कहाँ रह सकते थे? ज़मीन पर भी रह सकते थे। यानी अर्ली एम्फीबियंस, यानी फर्स्ट एम्फीबियन इवॉल्व हुए कहाँ से? वो इवॉल्व हुए लोब फिन फिशेस से। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा फर्स्ट एम्फीबियन, फर्स्ट amphibians evolved from lobe fin fishes। कहाँ से इवॉल्व हुए? लोब फिन फिश से इवॉल्व हुए, जो कहाँ पर रहते थे? जो बेटा पानी और लैंड दोनों पर रहते थे। विच लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो कहाँ रहते थे बेटा? लैंड एंड वाटर दोनों पर रहते थे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? यहाँ तक बात क्लियर हुई तो अब आगे चलते हैं। फिर 9th पॉइंट में क्या कहा गया? 9th पॉइंट में ये कहा गया जो अर्ली एम्फीबियंस थे वो तो अब चले गए हैं, यानी जो लोब फिश से आए हुए जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे वो अब धरती से चले गए हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो गए, यानी विलुप्त हो गए हैं। लेकिन उनके एंसेस्टर जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर, ये लोग कहाँ हैं बेटा? ये आज भी एम्फीबियंस के रूप पर अर्थ पर हैं। एम्फीबियन के रूप में आज भी ये अर्थ पर आपको दिखाई देते हैं। कौन? जैसे फ्रॉग एंड सैलामेंडर्स वगैरह हैं। देखो 9th पॉइंट की बात क्या है? 9th पॉइंट की बात ये है कि जो अर्ली एम्फीबियंस थे वो तो आज होंगे नहीं क्योंकि बहुत पहले आए थे। तो लोब फिन से आए हुए जो अर्ली एम्फीबियंस थे वो कहाँ चले गए हैं बेटा? वो चले गए हैं किसी दूसरी दुनिया में, यानी धरती से तो गायब ही हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फिर बचा कौन है? उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे आपके फ्रॉग हो गए, जैसे आपके सैलामेंडर हो गए, जो आज भी एम्फीबियन हैं, यानी पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, वो आज भी बचे हुए हैं बेटा। तो चलते हैं बेटा आगे, चलते हैं आगे और बढ़ते हैं हम लोग अपने 9th पॉइंट की ओर। कहाँ बढ़ते हैं बेटा? अपने 9th पॉइंट की ओर। 9th पॉइंट क्या है मेरा? 9th पॉइंट क्या है? 9th पॉइंट ये है बेटा अर्ली एम्फीबियंस, अर्ली amphibian which are evolved from lobe fin fishes. Lobe fin fishes are लोब फिन फिशेस। देखो यहाँ पर लिखा ना आपने कि फर्स्ट एम्फीबियन ये लोब फिन फिशेस से इवॉल्व हुए थे। तो जो लोब फिन फिशेस से इवॉल्व हुए थे अर्ली एम्फीबियंस, वो क्या हो गए? यहाँ पर आर नहीं बेटा, यहाँ पर वेयर लिखो क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वेयर एक्सटिंक्ट बट टुडे देयर एंसेस्टर्स, their descendants बार बार बेटा मैं एंसेस्टर बोल रहा था, एंसेस्टर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंसेस्टर तो पूर्वज होते हैं, ठीक है। तो पूर्वज चले गए और छोड़ किसको गए हैं? अपने डिसेंडेंट्स को छोड़ गए हैं। देयर डिसेंडेंट्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ as amphibian. For example, frog and salamander। ठीक है,
फ्रॉग एंड सैलामेंडर के रूप में आज भी फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर तो क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल है किसके, एम्फीबियन के। एम्फीबियन आज भी मौजूद है, लेकिन अर्ली एम्फीबियन क्या हो गए, इंस्टिंक्ट हो गए। कौन से एम्फीबियन, जो लोब फिन से इवॉल्व हुए थे, वो क्या हो गए बेटा, फिनिश हो गए। ठीक है, अब एम्फीबिया से क्या हुआ, 10th पॉइंट्स में हम क्या चलेंगे बेटा, 10 पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फिर देखेंगे ये जो एम्फीबियंस आए ना, इन एम्फीबियंस से क्या इवॉल्व हुए, इन एम्फीबियंस से रेप्टाइल इवॉल्व हुए। तो क्या लिखेंगे बेटा, एम्फीबियंस, एम्फीबियन इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स क्या थे, रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या करते थे बेटा, रेंग कर चलते थे, उनको आपने क्या कहा, रेप्टाइल्स कहा। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने 11th पॉइंट में। अब देखो एम्फीबियन ने क्या इवॉल्व किया, रेप्टाइल इवॉल्व किया। कैसे, रेप्टाइल जो इवॉल्व हुए ना, वो जो रेप्टाइल्स अंडे देते थे ना बेटा, वो थिक वॉल से घिरे होते थे, थिक सेल्ड एग थे। मतलब उनकी जो बाहर की जो दीवार होती थी ना, वो कैसे होती थी बेटा, थिक होती थी, जो सन की रेज में उन्हें सूखने से बचाती थी। देखो एम्फीबियंस के एग क्या होते थे, उनकी बाहर की दीवार पतली होती थी, तो वो सन की गर्मी में या सन की धूप में वो क्या होते थे, सूख जाते थे बेटा। लेकिन जो रेप्टाइल्स थे ना, उनके एग जो है ना, वो थिक वॉल्ड थे और जो सन की रेज में ड्राई नहीं होते थे, यानी सूर्य के प्रकाश में वो सूखते नहीं थे। तो क्या लिखेंगे बेटा, 11th पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, 11th पॉइंट लिखेंगे, रेप्टाइल्स हैव thick celled eggs, thick celled eggs which do not dry, which do not dry up by sun। जो स्टार्टिंग में रेप्टाइल्स आए थे बेटा, वो क्या थे बेटा, जो स्टार्टिंग में रेप्टाइल्स आए थे ना, वो लैंड एनिमल थे। तो अर्ली रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स आर टोटली लैंड एनिमल्स। अर्ली रेप्टाइल क्या थे बेटा, टोटली लैंड एनिमल थे। ठीक है, उसके बाद 13 पॉइंट पे हम लोग क्या चलते हैं बेटा, 13 पॉइंट पे हमने ये कहा कि लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, ये सारी कहानी चल रही है बेटा, ये सारी कहानी चल रही है। इन सारी कहानी से हम लोग कहाँ पहुँच गए, 350 में यहाँ पर थे, 350 मिलियन ईयर एगो में। अब हम लोग पहुँच गए हैं बेटा 200 मिलियन ईयर एगो। ये माना जाता है ना कि कुछ रेप्टाइल दोबारा से कहाँ चले गए, पानी में। ध्यान से सुनेंगे बेटा, लोब फिन से, फिशेस से क्या आए, एम्फीबियन आ गए। उन एम्फीबियन में कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ उनके डिसेंडेंट के रूप में रह गए, और आज के एम्फीबियन के रूप में फ्रॉग और सैलामेंडर को आप देख पा रहे हो। एम्फीबियन से क्या इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से रेप्टाइल इवॉल्व हुए जो रेंग कर चलते थे। ठीक है, रेप्टाइल ऐसे अंडे देते थे जिनकी वॉल थिक हुआ करती थी, जो सूर्य के प्रकाश में सूखते नहीं थे। ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स यानी जो शुरू में रेप्टाइल इवॉल्व हुए एम्फीबियन से, वो क्या थे, टोटली लैंड एनिमल थे। फिर एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, आप उस पैराग्राफ को जाके इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी आपको उस टॉपिक के प्रति। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लगभग 200 मिलियन ईयर एगो एक घटना घटी। क्या हुआ ये कि जो रेप्टाइल्स कहाँ थे, अभी तक लैंड पर थे ना, इनमें से कुछ रेप्टाइल्स कहाँ चले गए बेटा, कुछ रेप्टाइल्स चले गए पानी में। पानी में जाने के बाद डेवलप हुए वो, और उनको किस नाम से जाना गया, उनको एक्थियोसोर्स कहा गया। क्या कहा गया बेटा, एक्थियोसोर्स। और कुछ रेप्टाइल जो लैंड पर ही रह गए ना, वो जाइंट रेप्टाइल के रूप में चेंज हुए, जैसे आप डायनासोर को देखते हो। ठीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा डायनासोर हुआ करता था, कितने फिट का हुआ करता था, ठीक है, और कब वो एक्सटिंक्ट हुआ, ये सारी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो, अर्ली रेप्टाइल कहाँ आया, लैंड पर आया। लैंड पर आने के बाद लगभग 200 मिलियन ईयर एगो
कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो पानी में चले गए, और जो पानी में गए जाकर डेवलप हुए ना, वो क्या कहलाए बेटा, वो कहलाए आपके एक्थियोसोर्स। क्या कहलाए बेटा, एक्थियोसोर्स कहलाए। तो क्या लिखेंगे बेटा 13 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर एगो सम रेप्टाइल्स, क्या लिखेंगे बेटा, सम रेप्टाइल्स went back into water and evolved। अब ध्यान सुनो, जो 200 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल पानी में गए ना, वो इवॉल्व हुए कैसे, वो इवॉल्व हुए एक ऐसे रेप्टाइल में जो फिश जैसे थे। तो वो इवॉल्व हुए फिश लाइक रेप्टाइल्स में, एंड इवॉल्व इनटू फिश लाइक reptiles। such reptiles are called ichthyosaurs। क्या कहलाए बेटा, वो ichthyosaurs कहलाए। एंड सम reptiles which are present on land, जो जमीन पर थे, which are present on land are evolved into giant reptiles like dinosaurs। क्या बने बेटा, वो डायनासोर्स कहलाए। ठीक है, अब इन्हीं डायनासोर्स में आप पढ़ते हो कि अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स बड़े हुआ करते थे, कुछ उसमें जो थे वो शाकाहारी थे, कुछ उसमें मांसाहारी थे। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। फिर क्या हुआ बेटा, ये जो लैंड पर ये जो बड़े बड़े डायनासोर्स हैं ना, ये लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, कब बेटा, 65 मिलियन ईयर एगो ये क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हुआ बेटा, ये एक्सटिंक्ट हो गए। कहाँ से बेटा, अर्थ से। ऐसा कोई इवेंट हुआ अर्थ पर जिसकी वजह से क्या हुए, ये 65 मिलियन ईयर एगो के आसपास ये क्या हुए बेटा, अर्थ से गायब हो गए। अब आपके लिए ये होमवर्क है, आप जाके खोजिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा। वहाँ पर आपको सबसे लंबा जो है ना वो डायनासोर मिलेगा। वो कितने फीट का हुआ करता था और क्या उसका नाम था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप उसके लिए आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में क्लियर ने लिखा है, टी से उसका नाम है, इतना मैं नाम को आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, टैरेनो करके है, क्या है वो आप जाके खोज लीजिएगा और आप उसको लिखिएगा। अब ये हो गया बेटा 13 पॉइंट्स। अब बेटा क्या हुआ, 13 पॉइंट के बाद हम लोग चलेंगे 14 पॉइंट में। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 6 पॉइंट से लेकर, देखो पहले वाले में 1 पॉइंट से लेकर 5 तक था, दूसरे वाले में 6 पॉइंट से लेकर कहाँ तक है बेटा, 13 तक है। 2-3 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। फिर देखेंगे अगर टाइम बचता है, क्लास लंबी नहीं होती, फिर टाइम बचता है तो फिर हम लोग कर लेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन को, नहीं तो उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग अपना 14 पॉइंट। अब इसको रफ करते हैं और इसको पूरे को रफ कर देते हैं, और इसी में हमारा हो जाएगा पूरा ये टॉपिक। हम लोग कर लेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन को कंप्लीट। चलो, अब 13 पॉइंट के बाद हम लोग पहुँचे कहाँ पर, हम लोग अपना जहाज़ लेके पहुँच रहे हैं कहाँ पर, 14 पॉइंट पर। अब देखो दुनिया में क्या आ गए हैं, रेप्टाइल्स आ गए। अब रेप्टाइल जब इवॉल्व हुए ना, तो वो किस में इवॉल्व हुए, एप्स एंड मैमल्स में। एप्स यानी उड़ने वाले में, मैमल्स यानी कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, अगला पॉइंट लिखेंगे रेप्टाइल्स इवॉल्व इनटू, रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड इनटू एप्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल किस में इवॉल्व हुए, एप्स यानी कि फ्लाइंग एनिमल, मैमल्स यानी कि जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 पॉइंट। अब बात आई किसकी बेटा, मैमल्स की। तो सबसे पहले जो मैमल्स आए वो श्रिव लाइक थे।
अब बेटा यहाँ पर वाइट बोर्ड में तो मैं सरिव बना नहीं सकता क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं, बनाने को बना दूंगा। अब मेरे दिमाग में तो इमेजिनेशन है कि सरिव कैसा होता है, लेकिन अब आपको कैसे दिखा सकता हूँ मैं। अगर ये बोर्ड की वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड होता तो दिखाई देता, फिर कैसा होता है, लगा देता यहाँ पर उसकी एक पिक्चर। ठीक है, तो चलो बेटा आप उसको गूगल कर लीजिएगा कि सरिव कैसा दिखता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि द अर्ली मैमल्स, जो स्टार्टिंग में जो मैमल आया ना वो कैसा रहा होगा बेटा, द फर्स्ट मैमल आर सरिव लाइक। कैसा था बेटा, वो सरिव के जैसा था। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब मैमल इवॉल्व हुए ना तो मैमल की 3 कैटेगरी होती है। एक होते हैं एग लेइंग मैमल, एक होते हैं मार्सुपियल और एक होते हैं बेटा प्लेसेंटल मैमल। तो सबसे पहले कौन आए होंगे बेटा, सबसे पहले 16वें पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट एग लेइंग मैमल्स आर comes on earth। देन कौन आया होगा, एग लेइंग के बाद कौन आए होंगे, देन मार्सुपियल्स, इवॉल्व्ड, एंड देन प्लेसेंटल मैमल आर इवॉल्व्ड। ठीक है, प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हुए। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर बेटा, 17th पॉइंट पर। 17th पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। 17th पॉइंट क्या कहता है, 17 पॉइंट ये कहता है कि कुछ मैमल ऐसे थे जो वाटर में रहते हैं, कुछ मैमल ऐसे थे और हैं भी जो कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं, जैसे वेल, डॉल्फिन, सील्स, ये सब क्या है, ये सब ऐसे मैमल हैं, सी काऊ, ये सब ऐसे मैमल हैं बेटा जो कहाँ रहते हैं बेटा, वाटर में रहते हैं। तो some mammals like whale, dolphin, sea cow and seal lives in water। कहाँ रहते हैं बेटा, ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने ये 17 पॉइंट सीखे। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में हम लोग कहाँ से चले थे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से चले थे और कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम लोग मैमल्स तक पहुँच गए। और आज की क्लास बेटा यहीं हम करते हैं स्टॉप, क्योंकि अगर इसमें ऐड किए हमने टॉपिक किसका, ह्यूमन एवोल्यूशन का, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम इसमें लगा है अप्रॉक्स उतना ही टाइम उसमें भी लगने वाला है, या फिर मान लीजिए 25 से 30 मिनट लगेगा, तब भी क्लास जो है बेटा लंबी हो जाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये प्रॉमिस है, ये दोनों क्लासेस आपको लगभग 30 मिनट के गैप पे मिलेंगी। जैसे ये मिल रही है आपको 6 बजे, तो वो मिलेगी आपको 7 बजे या फिर 7:30 बजे। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल पर, और वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं बेटा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए लग के पढ़ाई करिए बेटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।